अच्छा तो बच्चे, इसमें हमारा पहला सवाल ये है, मक्का कब फतह हुआ? ये क्या लिखा जा रहा है? बच्चे, मक्का कब फतह हुआ? हम लोगों ने इसको लास्ट टाइम डिस्कस किया था। मक्का 8 हिजरी को जो है वो फतह हुआ। उसके बाद दूसरा सवाल है, शैतान कौन सी मखलूक है? शैतान कौन सी मखलूक है? शैतान इंसान है, फरिश्ता है, जिन है, क्या चीज है? शैतान जो है वो जिन है, ठीक है, शैतान जिन्नात में से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम कस्वा। कस्वा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम है। जो फरिश्ते इंसानों का अमाल लिखते हैं वो कौन से फरिश्ते कहलाते हैं? किरामन कातिबीन। और जो फरिश्ते कब्र में आकर इंसान का हिसाब किताब लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? मुनकिर नकीर। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का खिताब या टाइटल अपने लिए किसने इस्तेमाल किया? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, ठीक है। उसके बाद इस्लाम की पहली शहीद खातून, इस्लाम की पहली शहीद खातून कौन सी हैं? हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला। उसके बाद अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा कौन सी हलाल चीज नागवार गुजरती है? कौन सी हलाल चीज सबसे ज्यादा नाला गुजरती है? दैट इज डाइवोर्स, जिसे तलाक कहते हैं, ठीक है। उससे उसके बाद कुरान मजीद की पहली नाजिल होने वाली सूरत सूरह अलक है। सूरह अलक की कितनी आयात नाजिल हुई थी? 5 आयात जो है वो नाजिल हुई थी सूरह अलक की। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कौन सी उम्र, कौन से साल में अदा किया? हज किस साल अदा किया? 10 हिजरी को। हज जो है वो 9 हिजरी को फर्ज होता है और नबी पाक ने जो है वो इसको 10 हिजरी में किया। पहला इस्लामी गजवा, पहला गजवा कौन सा है? गजवा अबवा, ठीक है। गजवा अबवा जो है वो पहला गजवा है। अबवा के मकाम पर ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो वालिदा की कब्र है। दूसरा गजवा कौन सा है? गजवा बदर। उसके बाद गजवा ओहद, ये किस साल होता है? 3 हिजरी को। 3 हिजरी को जो है वो गजवा ओहद होता है। उसके बाद कुरान मजीद के अंदर टोटल कितनी सूरतें हैं? 114 सूरतें, ठीक है। कितनी सूरतें मक्की हैं? 86। और मदनी 28। 86 सूरतें मक्की हैं और मदनी सूरतें जो है वो आपकी 28 हैं। कौन सी सूरत से पहले बिस्मिल्लाह नहीं आती?
कौन सी सूरत से पहले बिस्मिल्लाह नहीं आती? सूरह तौबा। जी बच्चे, मेरी आवाज अब आ रही है आप लोगों को? ठीक है। मदनी सूरतें 28 है। कुरान मजीद में कौन सी सूरत बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती? सूरह तौबा। कौन सी सूरत जो है वो जिसमें ज़कात के मसारिफ का जिक्र किया गया? ज़कात के 8 मसारिफ होते हैं, कौन सी सूरत में जिक्र किया गया उसका? सूरह तौबा में। सूरह तौबा के अंदर जो है वो ज़कात के मसारिफ का जिक्र किया गया, आयत नंबर 60 के अंदर। कौन सी सूरत जिसके नहीं बचे, सूरह तौबा आयत नंबर 60। कौन सी सूरत जो है वो जिसके अंदर 2 दफा बिस्मिल्लाह आई है? कौन सी सूरत में 2 दफा बिस्मिल्लाह आई है? सूरह नमल। सूरह नमल में जो है वो 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। कुरान मजीद में कितनी सूरतें बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती हैं? 'एन मौके पे पता नहीं नेट को क्या तकलीफ पड़ गई है। अच्छा बच्चे, कितनी सूरतें कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती हैं? 113 सूरतें। 113 सूरतें जो है वो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती हैं। उसके बाद कुरान मजीद के अंदर हरूफ मक्तात की तादाद कितनी है? हरूफ मक्तात की तादाद कितनी है? 14। 14 जो है वो हरूफ मक्तात की तादाद है। ये बार बार जो 29 लिख रहे हैं वो गलत करते हैं, ये पेपर में भी गलत करके आ जाएंगे। 14 हरूफ मक्तात की तादाद है और हरूफ मक्तात से स्टार्ट होने वाली जो सूरतें हैं उनकी तादाद 29 है। उसके बाद कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत सूरह बकरा के अंदर है और उसका नंबर क्या है? 282। आयतल सैयदुल आयात किस आयत को कहा जाता है? आयतल कुर्सी को। ठीक है। और आयतल कुर्सी का नंबर कौन सा है? 255। वैसे सूरह बकरा के अंदर टोटल नंबर ऑफ आयात कितनी है? अच्छा बच्चे, सूरह बकरा मदनी है या मक्की है? जी, सूरह बकरा मदनी है या मक्की है? सूरह बकरा मदनी है। ठीक है, सूरह बकरा जो है वो आपकी मदनी सूरत है। उसके बाद कुरान मजीद में सबसे अफजल रात किसको कहा गया है? सबसे अफजल रात किसको कहा गया है? लैलतुल कदर को। और लैलतुल कदर जो है वो होती कब है? लैलतुल कदर 27 रमजान को ये नॉर्मली जो है वो इसको कंसिडर किया जाता है। कुरान मजीद में कितनी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती हैं? कुरान मजीद में कितनी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती हैं? 5 सूरतें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती हैं। सूरह फातिहा, सूरह अनाम, सूरह कहफ, सूरह फातिर और सूरह सबा। ये 5 सूरतें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती हैं। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन की तादाद कितनी है?
11। जब वाकया करबला होता है 61 हिजरी में, उस वक्त एक उम्मुल मोमिनीन जो है वो जिंदा होती है, उनका नाम क्या है? हजरत सलमा। उसके बाद इस्लाम में हुर्मत के महीने कौन कौन से हैं? हुर्मत के महीने, हुर्मत के महीने 4 हैं, जिलकद, जिलहज, मुहर्रम, रजब। ये 4 महीने जो है वो हुर्मत के महीने हैं। बनी इसराइल किसकी औलाद है? बनी इसराइल किसकी औलाद है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की। ठीक है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार कहने वाले फेमस शायर का नाम क्या है? हजरत हसान, हजरत हसान बिन साबित रजी अल्लाह ताला। गज़वा बदर में मुसलमानों के लश्कर की तादाद कितनी थी? 313। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 11 बेटे थे। उनमें से कौन सा बेटा जो है वो पैगंबर था? यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कौन से मुल्क के ऊपर हुकूमत की? मिस्र के ऊपर। सैयदुल शोहदा का टाइटल किसको दिया गया? सैयदुल शोहदा। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। नहीं, सैयदुल शोहदा का लकब दिया गया। ठीक है। हजरत हमजा। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक शख्स की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी थी, और वो शख्स कौन था? नजाशी। नजाशी का जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? उसका असल नाम असमहा था। नजाशी का असल नाम असमहा था। ठीक है, असमहा। 40 साल की उम्र थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से चचा हैं जो आपके रजाई भाई भी थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से चचा हैं जो आपके रजाई भाई भी थे? हजरत हमजा। ठीक है, हजरत हमजा जो है वो आपके भाई भी थे रजाई। और हिजरत मदीना के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से गार में जो है वो पनाह ली? गारे सौर में। ठीक है, गारे सौर में जो है वो पनाह ली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन से मुल्क से जो है वो हिजरत करके शाम चले गए थे? कौन से मुल्क से हिजरत की थी? बच्चे, सवाल कंफ्यूजिंग नहीं आएगा, जिस तरीके से मैंने पूछा था उसी तरीके से आएगा। आप इराक से जो है वो हिजरत करके शाम चले गए थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में कौन सी जो है वो दुआ पड़ी थी?
आयत करीमा जो है वो पढ़ी थी। और आयत करीमा कौन से सिपारे में आती है? जी, आयत करीमा किस सिपारे में आती है? आयत करीमा 17वें सिपारे में आती है, ठीक है। सूरह अंबिया के अंदर 17वां सिपारा सूरह अंबिया के अंदर जो है वो आती है ये, ठीक है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके पहुंचे तो आपने किसके घर में क्याम किया? हजरत अयूब अंसारी के घर, ठीक है। हजरत अयूब अंसारी के घर। उसके बाद वो कौन सी पहाड़ी है जहां पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो ठहरी थी? कोहे जूदी। उसके बाद वो कौन से खलीफा हैं जिन्होंने अहादीस को जमा करने के लिए खास एहतमाम किया था? उन्हें मुजद्दिद, पहला मुजद्दिद भी कहा जाता है उन्हें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। हजरत उस्मान ने जो है वो कुरान मजीद इकट्ठा किया, कुरान मजीद को एक किरत पे इकट्ठा किया था, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। उसके बाद सबसे ज्यादा अहादीस किस से रिवायत हैं, किस सहाबी से रिवायत हैं? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला से। कुरान मजीद में कितनी सूरतें एक लफ्ज से स्टार्ट होती हैं, या सूरतों के नाम एक हरफ के हैं? 3 सूरतों के नाम, 3 सूरतें हैं जिनके नाम सिर्फ एक हरफ के हैं, लाइक स्वाद, काफ और नून। स्वाद, काफ और नून, ये 3 सूरतें हैं जो कि एक ही लफ्ज पर या एक ही लफ्ज पर मुश्तमिल है। कुरान मजीद की कौन सी सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले के नाम से मशहूर है? सूरह कुरैश। उसके बाद कौन सी सूरत को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है? सूरह यासीन को जो है कुरान का दिल कहा जाता है। कौन सी सूरत है जिसका नाम किसी जंग पर है? सूरह अहजाब। सूरह अहजाब का नाम किसी जंग पर है। वो कौन सी सूरत है जिसका नाम किसी धात पर है? सूरह हदीद। ठीक है, सूरह हदीद जो है वो ये धात के नाम पर है। कौन सी सूरत को अरूसुल कुरान कहा जाता है? अरूसुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सूरह रहमान को। ठीक है। कौन सी सूरत को एक तिहाई कुरान कहा जाता है? एक तो है तिहाई कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सूरह इखलास। इसको सूरह तौहीद भी कहा जाता है, इसको सूरह तौहीद भी कहते हैं, ठीक है। कुरान मजीद में मुअज्जतैन से क्या मुराद है? मुअज्जतैन से क्या मुराद है? 2 स्पेसिफिक सूरतें। वो कौन कौन सी सूरतें हैं? सूरह सूरह नास और सूरह अलक।
मक्की दौर कितने अरसे पर मुश्तमिल है? 13 साल। और मदनी दौर 10 साल पर मुश्तमिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे अदा किए? 4 उम्रे अदा किए। उसके बाद कुरान मजीद में अंबिया की तादाद, यानी कि कुरान मजीद से या वैसे टोटल अंबिया कितने नाजिल हुए या कितने अंबिया जो है वो भेजे गए? कुरान मजीद में तो 26 का जिक्र है, लेकिन 1,24,000 जो है कुरान मजीद से 26 का जिक्र पता चलता है, लेकिन 1,24,000 पैगंबर जो है वो दुनिया में है। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र किस पैगंबर का है? ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम का। हफ्ते में कौन से दिन नफली रोजा रखने की फजीलत है? कौन से 2 दिन ऐसे हैं जहां पे नफली रोजा रखने की फजीलत होती है? एक तो मंडे, सोमवार, और एक जुमेरात। सोमवार और जुमेरात जो है वो ये 2 दिन का रोजा रखना जो है वो उसकी फजीलत। शवाल के महीने में कितना रोजा रखने की खसूसी फजीलत है? 6 रोजे रखने की खसूसी फजीलत है। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कुबा। दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद हराम। उसके बाद दुनिया की दूसरी मस्जिद कौन सी है? पहली तो मस्जिद हराम है, दूसरी मस्जिद कौन सी है? मस्जिद अक्सा। रूह अल्लाह किस नबी को कहा जाता है? रूह अल्लाह किस नबी को कहा जाता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। उसके बाद कलीमुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। जबीउल्लाह किस नबी को कहा जाता है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। खलीलुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। रूहुल अमीन किस को कहा जाता है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। मदीना का पुराना नाम क्या है? यसरब। के बाद कौन से सहाबी का नाम कुरान मजीद में आया है? हजरत जैद बिन हारिस। इसके बाद रोजा कब फर्ज हुआ? 2 हिजरी को। नमाज कब फर्ज हुई? 10 नबी को। ठीक है, 10 नबी को। और जक़ात कब फर्ज हुई? 2 हिजरी को। जक़ात भी 2 हिजरी को फर्ज हुई। और
उसके बाद सुलह हुदैबिया कब हुई? छह हिजरी को। के बाद सबसे ज्यादा अहदीस किस खातून से जो है वो, मर्दों में तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला से, और खवातीन में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। उसके बाद कौन से सहाबी सैयदुल कुरा कहलाते हैं? सैयदुल कुरा कौन से सहाबी कहलाते हैं? हजरत अबी बिन काब। हजरत अबी बिन काब जो है वो। जंगे कादसिया में मुसलमानों के सिपा सालार कौन से थे? जंगे कादसिया में मुसलमानों के सिपा सालार कौन थे? हजरत साद बिन नबी वकास। हजरत साद बिन नबी वकास को फाते ईरान भी कहा जाता है, ठीक है। और फाते मिस्र किसे कहा जाता है? हजरत उमरू बिन आस को जो है वो फाते मिस्र कहा जाता है। गारे सौर कौन से शहर में वाक़ है? गारे सौर कौन से शहर में है? मक्का में। किस गजवा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे? गजवा उहद में। क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज का हिसाब लिया जाएगा? नमाज का। हजरत के बाद हजरत फातिमा की शादी किसके साथ हुई? ठीक है। जुमा का दिन फरिश्ते किस वक्त हाजिरी का रजिस्टर बंद कर देते हैं? हाजिरी का रजिस्टर फरिश्ते किस वक्त बंद कर देते हैं? इमाम जब खुतबा देने के लिए मिंबर पर पहुंचता है उस वक्त, जब खुतबा के टाइम पे जो है वो मिंबर पर पहुंचता है तो उस वक्त जो है वो। फर्ज नमाजों के अलावा कौन सी नमाज का जिक्र कुरान मजीद में है? तहज्जुद का। हफ्ते के दिनों में से कौन सा दिन ऐसा है जिसके ऊपर कुरान मजीद में एक सूरत भी है? जुम्मा करते हैं। तो बच्चे ये कुछ चीजें हैं जो आज के दिन पे हमने इस्लामियत की डिस्कस की हैं। तो ये रिकॉल आप लोगों को रिकॉल ही करवानी थी। अब थोड़ा सा एक एक मिनट आप वेट करें, हम लोग पाकिस्तान अफेयर्स की चीजें कुछ देख लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स
ये फाइंड करें जरा। ये फार्मूला है n नेचुरल नंबर से दिए गए, तो अब मैं कहता हूँ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करें। जी सम फाइंड करें। दो 210 नंबर हो जाएगा, क्योंकि n की जगह पे आप 20 लगाते जाएंगे तो आपका जो है वो सम निकल के जो है सामने आ जाएगा। इसी तरह अगर वो आपको कहे n इवन नंबर्स, सम ऑफ n इवन नंबर्स, तो वो कैसे फाइंड करना है? बच्चे तरतीब से करते हैं ना, अगर एक सवाल कर लें आपको, कोई किसी को कोई आता है तो तरतीब से चले ना, गेन वाले सवाल भी कर लेते हैं, तरतीब से चलने दें। n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, इसको करें जरा, क्या इसका ये फार्मूला है सम ऑफ n इवन नंबर्स का। तो इसका सम क्या होगा? ठीक है, उसके बाद सम ऑफ n ऑड नंबर्स, n ऑड नंबर्स का सम क्या होगा? इसका फाइंड क्या फार्मूला क्या होता है फाइंड करने का? इसका n स्क्वायर, n स्क्वायर जो है वो सम ऑफ n ऑड नंबर जो है वो। तो अब आप मुझे बताएं ऑड नंबर्स का सम क्या होगा? इसका सम जो है वो 400 हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, अगर हमें कोई कहे कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला क्या होगा? वो होता है n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अगर हमें कोई कहे कि n नेचुरल नंबर्स का जो है वो आपने एवरेज फाइंड करना है, तो वो क्या होगा? n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अब मैं आपसे कहता हूँ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स की जो है वो एवरेज फाइंड करें। पहले सम निकाला, तब इसकी एवरेज बताएं क्या होगी। फार्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। उसके बाद आपका आ जाता है n, फर्स्ट n इवन नंबर्स, उसकी अगर आपने एवरेज फाइंड करनी तो उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला होता है n प्लस वन। अगर आपसे कहा जाता है जी फर्स्ट 20 इवन नंबर्स का जो है वो एवरेज फाइंड करके बता दे, तो क्या होगा? ट्वेंटी 21 हो जाएगा, n प्लस वन 21 हो जाएगा।
और सिमिलरली अगर आपसे कहे कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो है वो एवरेज फाइंड करनी, तो वो क्या होगी, वो आपकी n होगी। मिसाल के तौर पे फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स की एवरेज क्या होगी, इट इज 20। दैट्स सिंपल। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर क्या है, तो उसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ 4, इसका मतलब होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब क्या होगा, कुछ भी रोमेश बच्चे कुछ भी आ सकता है, चाहे आप n की जगह पे 100 लगा दें तो एवरेज आपकी 100 ही होगी, ये आपका 16 हो जाएगा। अगर आपसे कोई के 6 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका क्या आंसर होगा 6 स्क्वायर का, इट विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 36। ठीक है। और अगर कोई हमें, अब एक बात आप यहां याद रखिएगा, एक होता है जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 और इसका स्क्वायर हो गया, ये किसके बराबर होगा, ये 4 के बराबर होगा। अब अगर यहां पर होता -2 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होगा तो किसके बराबर होगा, ये भी 4 होगा। जब कोई वैल्यू ब्रैकेट में माइनस की हो लेकिन उसका हम जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस की वैल्यू किस में चेंज हो जाती है, प्लस में चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, देखें -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो जाएगा, तो इसलिए इसको जो है वो हम लोग 4 कर लेते हैं। माइनस ब्रैकेट से बाहर होगा तो फिर तो उसकी लॉजिक ही कोई नहीं, वो तो उस ब्रैकेट का हिस्सा ही नहीं, हमने सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसका स्क्वायर ले रहे हैं। जो चीज ब्रैकेट में है हम उसका स्क्वायर ले रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर क्या है उसको छोड़ दें। उसके बाद बच्चे अगर आपका आ जाए 2 क्यूब, इसका क्या आंसर होगा, इसका मतलब क्या है वैसे, इसका मतलब होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। लोग इसको जो है वो बाजू का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 करके आ जाते हैं, तो वो गलत होता है। और अगर -2 इसका क्यूब ले तो फिर क्या आंसर होगा, इट विल बी -8, -8 ऑब्वियसली, ठीक है, -8 जो है इसका आंसर होगा। अच्छा बच्चे, इसके बाद एक आपका डिमैस रूल होता है, बल्कि इसको ये कर लेते हैं। आपने मैथ के अंदर ये असूल होता है कि सबसे पहले आपने किस चीज को सॉल्व करना है, नंबर 1 पे जो चीज ब्रैकेट में है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। उसके बाद ऑर्डर को, ऑर्डर मींस जो पावर होती है उसको सॉल्व करना है। तीसरे नंबर पे आपने डिवीजन को करना होता है। फोर्थ नंबर पे आपने किसको करना होता है, मल्टीप्लीकेशन को करना होता है। फिफ्थ नंबर पे आपने एडिशन को करना होता है। और लास्ट में आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। लास्ट में आप लोग सब्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। तो डिमैस रूल के तहत सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और
ये डिपेंड करता है जहां पर मर्जी, आप जो मर्जी, कुछ लोग इसको पी से लिखते हैं, कुछ बीओ से लिखते हैं। ज्यादातर जगहों पर आपको बीओ मिलेगा, पीई कम मिलता है, ज्यादातर जगहों पे आपको बीओ मिलेगा। अच्छा, उसके बाद बच्चे अब एक सवाल इस पे कर लेते हैं। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 0। इसका आंसर 0 होगा। द आंसर विल बी 0 बिकॉज द मैथ्स रूल के तहत सबसे पहले आपने किया डिवीजन, तो यहां पर आ गया 2। ठीक है, और तौबा करें यार, 0 कैसे आएगा? ये 4 आएगा, 4 आएगा। 6 माइनस 2 4, ये आपका 4 आएगा आंसर। मुझे भी हिला के रख दिया है, 4 आएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चे, डिमैस रूल के तहत। अच्छा, ब्रैकेट्स में सबसे पहले ब्रैकेट आपकी कौन सी सॉल्व होगी? ब्रैकेट्स में सबसे पहले आपकी जो ब्रैकेट सॉल्व होगी दैट विल बी, जैसे हम सिंपल पैरेंथेसिस, उसके बाद आपकी कर्वी ब्रैकेट, और उसके बाद आपकी कंप्लीट ब्रैकेट। ये जो है वो 3 आपकी जो है वो इस तरतीब से जो है वो आपकी सॉल्व होती है ब्रैकेट्स। एक और सवाल हम लोग लिखते हैं। अच्छा, इसको छोड़े, मैं आपको एक बात चीज बताता हूँ। -4, अगर कोई वैल्यू ऐसे बार्स में लिखी हो, तो जब इसे बाहर से बाहर निकालते हैं तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर अंदर वाली वैल्यू माइनस में है तो इसका साइन प्लस में हो जाएगा, और अगर अंदर वाली जो बार्स के अंदर जो वैल्यू है वो पहले ही प्लस हो तो वो प्लस ही रहेगी बाहर आकर, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर बार्स के अंदर ये जो इनके अंदर कोई माइनस की वैल्यू होगी तो उसको हम जब बाहर लाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, और अगर अंदर प्लस है तो वो क्या रहेगा? वो प्लस ही रहेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उसको जरा सॉल्व करें। इसका आंसर बताएं क्या होगा? फोर प्लस फोर 8, 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? आपका आंसर जो है वो 8 हो जाएगा। 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। दिस इज योर आंसर। यहां तक बात क्लियर है?
अच्छा बच्चे, अगर एक वैल्यू दी है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, इसका क्या आंसर होगा? प्लस को चेंज नहीं करेंगे। अब इसमें सबसे पहले सिंपल तरीका ये है, आप ये देखें जो होल नंबर्स हैं पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आ गया 4। अब आप ये देखें कि यहां पर कितने नंबर्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है? 1 के बाद, और यहां पर लगा हुआ है 2 के बाद। इसका मतलब यह है कि यहां पर 3 नंबर्स के बाद आपका डेसिमल लगेगा। तो 4 एक लगा हुआ है, बाकी के नंबर कहां से लाएं? तो बाकी के नंबर लाने के लिए हम 2 जीरो लगा देंगे, तो ये 3 हो गए। अब यहां पर आप डेसिमल लगा दें, 0.004 इज द राइट आंसर। एक मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर क्या होगा? अब ये बच्चे आपका हो जाएगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? आपका आता है 12। 12 आता है। अब यहाँ पर देखें कितने नंबर के बाद जीरो है? 3 नंबर्स के बाद जीरो है, और यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। इट मींस आपको 5 नंबर्स के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट लगाना। एक नंबर तो ये हो गया 12, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब है आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आएगा 0.00012। उसके बाद एक मिनट रुक जाए, सिर्फ एक मिनट। जी बच्चे, इसको ना, इसको थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा ये यहाँ पर हम लोग इसको एक नंबर काउंट करके, ये एक काउंट होगा और ये दूसरा काउंट होगा, ये 2 नंबर काउंट होंगे। तो यहाँ पर 0.0012 होगा। 12 को हम एक नंबर नहीं, इसको 2 नंबर कंसीडर करेंगे। 3 जीरो आएंगे यहाँ पर टोटल। तो अब ये 5 नंबर बन गए, 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक और मल्टीप्लाई करें, इसका क्या आंसर होगा? जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर और तो 6। ठीक है, सही है, 0.00063। तो यहां तक समझ आ गई? अगर समझ आ गई तो रेज योर हैंड्स। अच्छा बच्चे, ये दोनों क्या चीज हैं? ये दोनों क्या चीज हैं?
ये ऊपर वाली जो है वो सीरीज है, ऊपर वाली क्या है, सीरीज, और नीचे वाली जो है वो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीरीज में क्या फर्क होता है, देखिए चलती दोनों एक ही तरह से हैं, बस फर्क ये होता है कि जो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है इसके अंदर हर अगले और पिछले नंबर का डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। जैसे 4 और 2 का डिफरेंस 2 होगा, 6 में से 4 का डिफरेंस 2 होगा, 8 में से 6 का डिफरेंस 2 होगा। लेकिन अगर आप सीरीज में देखिए तो डिफरेंस सेम नहीं होगा, 3 और 1 में 2 का है, 6 और 3 में 3 का है, 10 और 6 में 4 का है। तो अगर कोई सीरीज जिसमें डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा हो तो फिर आपको पता चल जाना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मैं एक वैल्यू देता हूं, मुझे आप बताएं कि यहां पर मिसिंग नंबर्स में क्या आएगा। मिसिंग नंबर्स में क्या आएगा, 15 and 30। 15 and 30 क्यों आ रहा है, बिकॉज यहां पर डिफरेंस सेम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो आपकी बन रही है। अच्छा बच्चे, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो इसका फार्मूला, इसमें जो है वो आपको दो फार्मूला जो है वो याद रखने हैं। एक तो आपका हो गया जिसमें हम nth टर्म फाइंड करते हैं कि nth टर्म आपकी जो है वो कौन सी होगी। उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। n-1 इंटू डी जो है वो, इससे क्या होगा, आपका nth टर्म जो है वो निकल के आ जाएगी। और अगर हमें वो कहे कि सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करें तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज। इससे अगर वो हमें कहे कि सम ऑफ एन टर्म्स का जो है वो सम फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं 10, 15, 20, और मैं कहता हूं कि ये 80 टर्म्स तक जा रहा है, 80 टर्म तक। अब इतने का सम निकालने के लिए तो हमारी जान निकल जाएगी। तो यहां पर सम निकालने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फार्मूला। जहां जहां पर n होगा वहां वहां पर हम क्या लगा देंगे, 80 लगा देंगे। और a जो होता है, a आपकी पहली वैल्यू को शो करता है। अब आप मुझे बताएं कि इन 80 टर्म्स का सम क्या निकलेगा इस फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करके। डी इज अ कॉमन डिफरेंस, इनके दरमियान में डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस आ रहा है।
जी क्या आंसर आ रहा है बच्चे? ये मल्टीप्लीकेशन में आप लोग गलती कर रहे हैं, तो अब आप देख लें आप लोगों का क्या आंसर आना चाहिए। मैंने कैलकुलेट नहीं किया इसको। तो इस फार्मूला में n की जगह पर 8 लगाते 80 लगाते जाएं, a की जगह पे 5 आएगा क्योंकि a जो है वो फर्स्ट टर्म है और d जो है वो आपका 5 है, डिफरेंस 5 का आ रहा है। तो जो भी आंसर आएगा वो आप लोग देख लीजिएगा उसका। अब अगर आपको सवाल यूं दिया हो और वो आपसे कहे कि 80th टर्म फाइंड करें, 80वीं टर्म कौन सी होगी, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब लगाएं जरा और मुझे इसका आंसर बताएं, क्या आंसर आता है? फोर हंड्रेड, 80वीं टर्म जो है वो 400 आ रही है। तो यहां तक सवाल क्लियर है कि इन टर्म्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर सवाल जो आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है? बच्चे A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो आपकी पहली टर्म होती है उसे A1 कहते हैं। डी जो होता है डिफरेंस है कि इन दो नंबरों के दरमियान क्या डिफरेंस है, इन दो नंबरों के दरमियान क्या डिफरेंस है, सबके दरमियान डिफरेंस जो है वो सेम होता है। अच्छा बच्चे, उसके बाद आ गया मॉड। मॉड क्या चीज होती है? मॉड ये होते हैं किसी भी गिवन डाटा में जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होती है वो आपका क्या होता है? आपका मॉड होता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें मॉड क्या है? इसमें मॉड 4 है और अगर यहां पर 6 आ जाए अब क्या मॉड होगा? अब आपका मॉड 4 और 6 ये दोनों होंगे। बाज बच्चे इनकी एवरेज निकाल देते हैं, तो एवरेज नहीं निकालनी, 4 और 6 आपने लिख देना कि दो मॉड्स हैं। और अगर यहां पर ये हो जाए तो अब क्या मॉड होगा? अब क्या होगा मॉड? अब सिर्फ आपका 6 मॉड होगा बिकॉज द मोस्ट रिपीटिंग नंबर इज 6। सही है, ये आपका जो है वो मॉड है। उसके बाद आ गया रेंज। रेंज क्या होती है? किसी भी गिवन डाटा में हाईएस्ट वैल्यू उसमें से लोएस्ट वैल्यू को जब हम माइनस करते हैं तो आपकी रेंज आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल 45, 35, 25, 15 और 5, इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी 40। 45 is the highest value minus 5 is the lowest value, answer will be 40। 40 is your range। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आ जाए मीडियन। मीडियन क्या होता है? किसी भी गिवन डाटा में जो मिडल वैल्यू होती है दैट इज योर मीडियन। गिवन डाटा में जो मिडल वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा? मीडियन होगा। फॉर एग्जांपल अब इसमें मिडल वैल्यू कौन सी है? 4 इज द मिडल वैल्यू। ठीक है, 4 इज द मिडल वैल्यू, दिस इज योर मीडियन। अब मीडियन, मुझे इसका मीडियन बताएं क्या होगा? इसका मीडियन क्या होगा?
इसका मीडियन भी आप लोगों ने 4 बताया है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। मीडियन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डाटा को आपने अरेंज करना है। सबसे पहले आप डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटी से बड़ी, छोटी वैल्यू पहले उसके बाद बड़ी। तो ये तो डाटा गलत लिखा हुआ है, इसको तरतीब लगाएं पहले 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मीडियन क्या है, अब भी 4 आ रहा है, लेकिन अब सही तरीके से मीडियन आएगा। ठीक है, आप डाटा को जब अरेंज करेंगे तो आपका मीडियन आएगा। कुदरती ये 4 निकल आया इस दफा भी, तो आप लोगों की किस्मत है। अदरवाइज ये जो है वो आपका डाटा गलत हो जाएगा। आपको डाटा को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले छोटी, इस तरह से मीडियन निकलेगा। अब अगर यहां पर 9 लिखा हो तो फिर अब मीडियन क्या होगा? ऐसी सूरत में आपके 4 ये वैल्यूज निकल गई, 4 ये निकल गई, तो फिर ये दरमियान में जो 2 बच गई हैं इनकी एवरेज ले लें। इनको क्या करें, 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो जो आंसर आएगा आपका 4.5, ये जो है वो आपका मीडियन हो गया। ठीक है, 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो जो आंसर आएगा वो आपका जो है वो मीडियन होगा। तो मीडियन विल बी 4.5। ऑड इवन वाला यही कॉन्सेप्ट है ना, कि जब आपका नंबर इवन होंगे तो फिर दरमियान में 2 वैल्यू बचेंगी, और जब आपका नंबर ऑड होगा तो दरमियान में 1 वैल्यू बचेगी। उसके बाद बच्चे आपका मीन, जिसको अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। इसको सिंपल आप एवरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अब बच्चे अरिथमेटिक मीन पे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं यहाँ पे क्या फार्मूला फाइंड करना है। एवरेज ही होती है भी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 एंड 5, इसकी अरिथमेटिक मीन क्या होगी, सम ऑफ ऑल नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं, 5। इसका क्या आंसर आएगा मुझे बताएं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3। अच्छा, आपको पेपर में अगर इस तरह का सवाल आ जाए, एक पर्सन है, उसके, वो आपको ना देखें, आपको तीन, एवरेज के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक होती है एवरेज जो आपने फाइंड करनी होती है, एक सम ऑफ ऑल नंबर्स होता है, और एक होता है टोटल नंबर्स। अगर आपको इन 3 चीजों में से कोई सी भी 2 चीजें पता हो तो आप तीसरी फाइंड कर लेते हैं। बाजुकात एग्जामिनर आपको क्या कहेगा, वो आपको एवरेज बता देगा। ठीक है, वो क्या बता देगा, एवरेज बता देगा कि जी एवरेज जो है वो सपोज 10 है, और टोटल नंबर जो है वो 5 है। तो बताएं जी सम ऑफ ऑल नंबर क्या होगा, या मिसिंग नंबर कोई एक होगा, वो पूछ लेगा वो कौन सा है। तो आपने उसको कैसे कैलकुलेट करना, आपने फार्मूला माइंड में रखना है। सपोज वो अगर आपसे कहता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। अब उसने हमें एवरेज बताई, एवरेज कितनी है 10, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय 5, ये 5 टोटल नंबर है। अब 5 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ ऑल नंबर्स क्या आ जाएगा आपका 50। ये आपका निकल के आ गया। और अगर वो हमें इस तरह सवाल देता है, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है मुदस्सिर, मुदस्सिर के एक टेस्ट में 10 नंबर हैं, दूसरे में 15, तीसरे में 20, और 4 टेस्ट उसने दिए हैं, और चौथे टेस्ट के नंबर हमें नहीं पता, तो वो हम एक्स लगा देते हैं। मुदस्सिर की एवरेज बन रही है
20। अब हमें ये बताएंगे, आपने ये बताना है कि ये फोर्थ नंबर कौन सा नंबर है जिससे मुदस्सिर की एवरेज जो है वो 20 आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहां पर हमें एवरेज पता है, ओके। टोटल नंबर पता है कितने हैं, टोटल नंबर पता है कितने हैं, वो भी ओके है। हमें पता है कि 4 टेस्ट दिए हैं उसने, 4 टेस्ट दिए हैं, 3 के नंबर हमें पता है, चौथे के फाइंड करने हैं। तो आपने फार्मूला लगाना है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। अब एवरेज कितनी है आपकी, एवरेज इज योर 20, सम ऑफ ऑल नंबर्स क्या है आपका 10 प्लस 20 प्लस 30। अब x का नहीं पता तो इसको प्लस x कर दें डिवाइडेड बाय 4। अब बोथ साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 80 इज इक्वल टू 60 प्लस x। अब हम क्या करते हैं, ये 60 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 80 माइनस 60 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, यानी कि उसके फोर्थ टेस्ट में 20 मार्क्स होंगे, जिसके बाद उसकी एवरेज बनेगी 20। अब हमें यह देखना है कि हमारा आंसर ठीक है या गलत। हम यहाँ x पे जो है वो 20 पुट करके देखते हैं। 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 20 80। 80 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 20 आता है। अगर तो आंसर 20 आता है तो उसका मतलब ये कि आपकी एवरेज ठीक है, आपने जो है वो सही वैल्यू निकाली। और अगर नहीं आता तो आपकी एवरेज जो है वो गलत है। कोई मिसिंग नंबर हो तो उसकी एवरेज इस तरीके से जो है वो आपने फाइंड करनी है। अब बाजुकात वो आपसे इस तरह का सवाल पूछ लेता है कि सम ऑफ एवरेज ऑफ 4 consecutive even numbers is 20, ठीक है। What is the highest, sorry, what are the numbers, what are the numbers वो पूछ रहे हैं, नंबर बता दें जी। अब हमें तो नहीं पता कि वो नंबर कौन से हैं। एवरेज ऑफ 4 consecutive even number is 20, what are the numbers। अब यहां पर आपने एक बात याद रखनी है, चाहे वो कहे consecutive even numbers, चाहे वो कहे consecutive odd numbers, आपने एक ही चीज अज्यूम करनी है। पहली वैल्यू x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4 और थर्ड को फोर्थ कौन सी होगी x प्लस 6। ये 4 वैल्यूज हो गई हैं। क्योंकि हर इवन नंबर का दूसरे इवन नंबर से कितने का फासला होता है, 2 का फासला होता है। अगर ये 2 हो, सपोज ये 2 होता तो यहां पर क्या होना था 2 प्लस 2 4, ये 2 प्लस 2 6। और अगर यहां पर होता 1, हर ऑड नंबर का दूसरे ऑड नंबर से फासला कितना होता है, ऑड का भी 2 होता है। तो इसलिए दोनों सूरतों में आपने x प्लस 2 x प्लस 6 जो है वो एज्यूम करना है। अब हमें एवरेज का फार्मूला पता है। एवरेज का फार्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। एवरेज कितनी दी है उसने 20 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स, हमें नहीं पता तो हम x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं 4 है। 4 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 80 हो जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा 2x 3x एंड 4x। 4x प्लस 2 प्लस 6 प्लस 12। अब क्या करेंगे 80 में से 12 को माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 4x। यहाँ क्या बचेगा 80 माइनस 12 हो जाएगा तो क्या बचेगा 68 इज इक्वल टू 4x। अब 4 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू 17, यानी कि एक वैल्यू जो है वो आपकी 17x निकल आई है। अब दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरा नंबर हमने सपोज किया था x प्लस 2, तो दूसरा नंबर क्या होगा 17 प्लस 2 इज इक्वल टू 19। तीसरा नंबर क्या है x प्लस 4, तो 17 प्लस 4 क्या होगा आपका 21। और तीसरा नंबर, चौथा नंबर कौन सा था x प्लस 6। x की वैल्यू हमें पता चल गई, बाकियों की निकल आएगी।
x प्लस 6 इज इक्वल टू 23। ये आपके 4 नंबर निकल के आ गए। पहला ये, दूसरा ये 4 जो है वो आपके कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो है वो निकाल के दे दिए उसमें। वैसे निकाल उसने ऑड ही दिए। अच्छा बच्चे, अब ये इसी तरह सेम आपने ऑड के लिए भी करना है, सेम यही फार्मूला के साथ आपने जो है वो ऑड के लिए करना है, और सेम यही आप, अच्छा यही इवन के लिए, यही ऑड के लिए। और अब यहाँ पे पता है क्या हुआ है, यहाँ पे एवरेज अगर हम लोग रखते हैं ना, कोई ऑड नंबर की रखते हैं, अगर हम ऑड नंबर की एवरेज रखते हैं तो फिर आपकी जो है वो यहाँ पे नंबर इवन आने थे। यहाँ पे मैंने एवरेज जो है वो सवाल मैंने गलत सेट किया है, सवाल मैंने गलत सेट किया, इसलिए जो है ना ये आंसर आपका ऑड में आया है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज आपकी अगर ऑड में होती तो फिर आपका जो है वो आंसर इवन में आने थे, इसलिए लेकिन मेथड यही है, आपने फॉलो करना है। और अगर आपका ऐसा हो जाए कि वो कहे कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ना वो इवन का है ना वो ऑड का, वो कहे 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो उसके लिए क्या होगा, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 एंड सो ऑन। इसमें कंसेक्यूटिव नंबर जो है वो नहीं, ऑड में भी x, और बच्चे मैं अभी बता चुका हूं ना, ऑड हो या इवन हो, यहाँ पे आपने ये वैल्यू लगानी। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत सेट किया है, एवरेज में जो चेंज करनी चाहिए थी, तो आंसर इसका जो है वो इवन में आता है। वरना आप चाहे इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, आपने कंसेक्यूटिव इवन और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐसे ही सपोज करना है। और अगर आपके सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर हो तो उसको आपने ऐसे जो है वो, ठीक है। तो ये आपका बच्चे तरीकाकार हो गया इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का। अब आपसे एक सवाल है जी, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 के जो है वो मल्टीपल्स की एवरेज कहां से होगी? नहीं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, मैंने नेचुरल नंबर तो कहा ही नहीं। फर्स्ट 5 का मल्टीपल्स का मतलब ये होता है, 2 के फर्स्ट 5 मल्टीपल का मतलब होगा 2। 2 का टेबल आपने पढ़ना है, 4, 6, 8 और ये 10, ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन से होंगे? 3, 6, 9, 12 एंड 15। फर्स्ट 5 मल्टीपल 4 क्या होंगे? 4, 8, 12, 16 एंड 20। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 क्या होंगे? 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो इनको अब ऐड कर ले, इनकी एवरेज निकल आएगी। तो इस तरीके से आप जो है वो इनकी एवरेज जो है वो निकाल सकते हैं। एक बच्ची ने सवाल दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 15, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर। इसको आप लोग सॉल्व करके बताएं क्या नंबर आएगा। ये वाला मेथड जो मैंने ऊपर बताया ना, उसको लगा के सॉल्व करें। अब यहां पर आपका आंसर इवन में आएगा, बिकॉज यहां पर जो है वो उसने एवरेज जो है वो ऑड में दी हुई है। मुझसे गलती ये हुई थी, मैंने सवाल के अंदर एवरेज जो है वो ऑड में, इवन में दे दी थी। अब यहाँ करें सॉल्व इसको। हाँ जी, 5 से डिवाइड करेंगे ना, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स उसने कहे हैं। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के अंदर उसको दोबारा से ऐड कर देते हैं बच्चे। अगर आपको सवाल इस तरीके से आ जाए
कि कोई चीज या कोई काम दो तीन चीजें कर रही हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्पैन में हो रहा है, तो वो कौन सा टाइम होगा जब वो काम तीनों इकट्ठे करेंगे? तो उसको फाइंड करने के लिए हम एलसीएम लेते होते हैं। तो जैसे कि एक अलार्म है वो 5 मिनट के बाद रिंग करता है, एक 6 मिनट के बाद और एक 7 मिनट के बाद। तो आपने बताना है कि ये दोबारा कब जो है वो इकट्ठे रिंग करेंगे। तो ऐसी सूरत में आप इनका एलसीएम लेते होते हैं। 5, 6 और 7 का जो है वो एलसीएम ले लें, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर नेक्स्ट पॉसिबल टाइम जब ये जो है वो तीनों इकट्ठे रिंग करेंगे, 3 hours and 30 minutes। ठीक है, ये जो है वो आपका आंसर होगा। What is the smallest number if 5 is added in it will completely divide 15 and 20? What is the smallest number if 5 is added in it? It will completely divide 15 and 20. इसका क्या आंसर होगा? जीरो। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका देखें। इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका कार है। उसने कहा है कि अगर वो कौन सा छोटा नंबर है, अगर उसमें 5 ऐड किया जाए तो वो 15 और 20 को डिवाइड कर देता है। तो आप सबसे पहले एलसीएम लें 15 और 20 का, क्या आंसर आता है? 15 और 20 का एलसीएम लें तो क्या आंसर आता है? जब वो स्मॉलेस्ट नंबर कह दे तो इसका मतलब है एलसीएम। अब इसमें 5 ऐड किया था तो वो क्या करेगा? 15 और 20 को क्या करेगा? कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर है 55। 55 के अंदर अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 60। तो ये आपका आंसर होगा। इन दोनों का एलसीएम तो आ रहा है 60, इन दोनों का एलसीएम बच्चे 60 आ रहा है। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर वो नंबर कौन सा है, अगर उसमें 5 ऐड करें तो फिर कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो जाहिर सी बात है 55 वो नंबर है, अगर उसमें 5 को ऐड करेंगे तो वो कंप्लीटली इनको डिवाइड कर देगा। अगर अब 65 करते हैं तो 65 15 और 20 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? 65 नहीं कर रहा, लेकिन 55 कर रहा है। 55 के अंदर प्लस ऐड करेंगे। एक और सवाल इसी तरह का करें। इसको सॉल्व करें।
ये 179 कैसे आ रहा है? एलसीएम इन दोनों का 30 और 36 का एलसीएम क्या निकला है? 30 और 36 का एलसीएम क्या निकला है? 180। तो फिर इसका आंसर 174 होगा। 174 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करना है। अगर समझ आ गई तो रेज योर हैंड्स, और उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। 120 का क्या करना है? 120 का कहां से आ गया भाई? उसके बाद बच्चे आपका इधर से जो नंबर से सवाल आ जाता। अच्छा, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? Prime numbers are those numbers which are completely divided on itself and that and one। मतलब अगर हम बात करें तीन की, तीन एक प्राइम नंबर है, तीन एक पे डिवाइड होता है और तीन तीन पे डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। पांच एक प्राइम नंबर है, पांच या तो एक पे डिवाइड होता है या पांच पे होता है। सात आपका प्राइम नंबर है, सात किस पे डिवाइड होता है? एक पे और सात पे। ये आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। और प्राइम नंबर्स के अलावा जो बाकी नंबर होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जो प्राइम नंबर के अलावा बाकी जितने भी नंबर होंगे वो आपके कंपोजिट नंबर होंगे। और कंपोजिट नंबर के लिए जरूरी नहीं है कि वो सारे इवन हो या ऑड हो, वो इवन भी हो सकते हैं, वो ऑड भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एट, एट एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन नाइन भी कंपोजिट नंबर है, नाइन भी आपका कंपोजिट नंबर है। जिनके एक से ज्यादा मल्टीपल्स हो वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। अच्छा, को प्राइम्स कौन से होते हैं? को प्राइम वो दो प्राइम नंबर होते हैं कंसेक्यूटिव जो के इकट्ठे प्राइम हो, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर या वो नंबर जो कंसेक्यूटिवली प्राइम हो, जैसे कि आपके 41 और 43, ये को प्राइम है। इसी तरह आपके और कौन से हो सकते हैं? 29 और 31, ये आपके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। 11 और 13 हो गया, 1 और 3 हो गया, 3 और 5 हो गया। ये सारे को प्राइम्स आपके जो है वो कहलाते हैं। को प्राइम पता चल गया कि दो कंसेक्यूटिव, उससे अगले वाला नंबर जो है वो, बच्चे प्राइम का मैंने आपको बता तो दिया कि वो अपने ऊपर डिवाइड होते हैं और एक के ऊपर डिवाइड होते हैं। अब 43 और किसी पे डिवाइड नहीं होता, 43 या 43 पे होता है या 1 पे होता है। ये हो गया आपके इवन नंबर्स। कौन से होते हैं? 17 और 19, ये भी आपके को प्राइम्स हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर वो नंबर जो दो पे डिवाइड हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? आपके जो है वो इवन नंबर्स कहलाते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8, 10 एटसेट्रा। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जीरो भी आपका इवन नंबर होता है। ऑड नंबर्स कौन से हैं? जो टू पे डिवाइड ना हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारे आपके जो है वो ऑड नंबर्स होते हैं। अच्छा, 0, 1, 2, 3 और ये आपके कौन से नंबर है? ये होल नंबर्स हैं या आपके नेचुरल नंबर्स हैं? ये होल नंबर्स हैं। जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं वो आपके होल नंबर्स होते हैं, और जीरो के अलावा बाकी तमाम नंबर जो काउंटिंग नंबर्स हैं आपके, उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद
इसमें आपका और कौन सा हो सकता है यार नंबर? नहीं नहीं, इतनी मुश्किल इसमें मैथ नहीं आनी। मैथ जितना आप लोग उसको हवा बना रहे हैं उतना कोई रैशनल नंबर इंटीजर्स वगैरह को करने के, इंटीजर्स तो आपके वही होते हैं ना, प्लस माइनस वाले जो नंबर्स होते हैं। ये रैशनल इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर्स, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला वहां जाकर। इतनी ज्यादा वहां कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं, ना ही वो आपसे जो है वो पूछने जा रहे हैं चीज। जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो पास्ट पेपर्स देखे हैं और जो इनका 2022 का पेपर देखा, तो उसमें जो जो सवाल इन्होंने दिए हुए, हम लोग अभी भी उससे मुश्किल सवाल कर रहे हैं। आप लोग इसकी सिर्फ बेसिक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आप ठीक करके जाएं कि स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चे, आप लोग जो है ना एक असाइनमेंट लिख लें। ये असाइनमेंट आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करके लानी है।